हेलो स्टूडेंट्स, दरअसल सक्सेस एकेडमी ऑनलाइन क्लासेस में आपका पुनः स्वागत है। मैं विशाल सर एक बार पुनः आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि मैं लगातार आपको इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश की वीडियोस दे रहा हूं, जिसमें कि आज मैं बहुत ही महत्वपूर्ण वन ऑफ द मोस्ट फेमस इंडियन राइटर लेकर आया हूं। जहां तक इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश की सवाल है, क्वेश्चन है मुल्क राज आनंद जी। इनका नाम आते ही अगर मैं बात करूं तो तीन राइटर, आप इंडियन राइटिंग इंग्लिश में अगर मेल राइटर की बात करें तो तीन राइटर ले लीजिए, और तीन राइटर ये काफ़ी कुछ आपकी पूर्ति कर देंगे। चाहे वो आप पीजीटी तैयारी कर रहे हों, जूनियर सुपरटेट तैयारी कर रहे हों, एलटी की तैयारी कर रहे हों। पहला आपका, अब इसमें पहला दूसरा तीसरा ये क्रम कृपया करके आप इसको असेंडिंग ऑर्डर या ये ना कहें कि इनके इम्पोर्टेंस के आधार पर क्रम है। आप ये तीनों बहुत ही इम्पोर्टेंट और फेमस राइटर्स हैं। बस मैं आपको क्रम नहीं बता रहा हूँ, तीनों के नाम बता रहा हूँ। आर.के. नारायण, राजा राव और मुल्क राज आनंद जी, ये तीन वे राइटर्स हैं इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश के, जिन्होंने कि अंग्रेजी साहित्य को, अगर हिंदुस्तान की हम बात करें तो उसमें एक प्रमुख और बहुत ही महत्वपूर्ण स्थिति में पहुंचाने का कार्य किया है। तो ऐसे हमारे राइटर हैं मुल्क राज आनंद जी। आज के इस वीडियो में हम मुल्क राज आनंद जी के बारे में बात करेंगे, इनके जीवन के फैक्ट्स के बारे में, इनके अवार्ड्स के बारे में, इनके लिटरेरी वर्क्स के बारे में, और जो इन्होंने जीवन में कुछ इम्पोर्टेंट कार्य किए उनके बारे में। तो नाउ लेट्स स्टार्ट टुडेज़ वीडियो और मुल्क राज आनंद। अब जैसे मैंने लिखा है, मुल्क राज आनंद 1905 2004 यानी कि 1905 में इनका जन्म होता है, और 2004 में इनकी 98 ईयर्स से ऊपर इनकी एज थी, तब इनकी डेथ होती है। तो चलिए इनके बारे में जो मोस्ट इम्पोर्टेंट लाइफ के इनके फैक्ट्स हैं उनके बारे में चर्चा कर लेते हैं। पहला है, मुल्क राज आनंद वाज बोर्न इन पेशावर ऑन 12 दिसंबर 1905। मुल्क राज आनंद जी का जन्म पेशावर में 12 दिसंबर 1905 को हुआ था। जैसा कि हम जानते हैं 1947 में भारत और पाकिस्तान डिवाइड हुआ। आज अगर हम पेशावर की बात करें तो पेशावर पाकिस्तान में है, लेकिन उस समय चूंकि पूरा इंडिया एक ही था तो उस समय पेशावर भी इंडिया में था। तो पेशावर में इनका जन्म 12 दिसंबर 1905 को हुआ। दूसरा पॉइंट है, ही इज़ नोटेबल फॉर हिज डिपिक्शन ऑफ द लाइफ्स ऑफ द पुअर कास्ट इन ट्रेडिशनल इंडियन सोसाइटी। अगर हम बात करें मुल्क राज आनंद जी की, तो मुल्क राज आनंद जी की जो लेखनी है वो ख़ास तौर से हमारा जो ट्रेडिशनल इंडियन सोसाइटी है, भारतीय समाज जो है, उसमें जो पुअर कास्ट सिस्टम चलता है, ख़ास तौर से जो कास्ट सिस्टम चलता है, उस पर बड़ा ही व्यंग्यात्मक और आप कह सकते हैं बड़ी ही सैटारिकल वे में मुल्क राज आनंद जी ने लिखा है। तो इंडियन सोसाइटी एंड इंग्लिश ट्रांसलेशन ऑफ पॉपुलर एब्यूजिव वर्ड्स, जिनको हम हिंदी में गालीज कहते हैं, ऑफ हिंदी। अगर हम मुल्क राज आनंद जी की बात करें तो मुल्क राज आनंद जी ने जो भारतीय, अगर हिंदी ट्रेडिशन की बात करें, भारतीय समाज की बात करें, तो भारतीय समाज में जो एब्यूजिव वर्ड्स होते हैं, गालियाँ जो होती हैं, उनको अंग्रेजी में ट्रांसलेट किया है। इसलिए भी मुल्क राज आनंद जी जाने जाते हैं। इनका एक बहुत ही मोस्ट फेमस नॉवेल है, अभी मैं उसके बारे में आपको बताऊंगा। नाम है अनटचेबल। आप में से कई स्टूडेंट्स ने अनटचेबल पढ़ा होगा। आप अनटचेबल में पढ़िए तो ढेर सारे एब्यूजिव वर्ड्स हैं जिनका अंग्रेजी में प्रयोग किया है, इंग्लिश ट्रांसलेशन करते हुए प्रयोग किया है मुल्क राज आनंद जी ने। ठीक है साहब, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। मुल्क राज आनंद इज़ द पायनियर ऑफ इंडो एंग्लियन फिक्सन अलॉन्ग विद आर.के. नारायण एंड राजा राव। अगर हम मुल्क राज आनंद जी की बात करें तो इंडो एंग्लियन फिक्सन यानी कि नॉवेल राइटिंग की अगर हम बात करें, इंडो एंग्लिकन फिक्सन की बात करें, तो ये पायनियर है अपने आप में। और जैसा कि मैंने वीडियो शुरू होने से पहले आपको बताया था कि तीन राइटर प्रमुख रूप से हैं जो कि इंडो एंग्लियन फिक्सन के अंतर्गत सबसे महत्वपूर्ण हैं, मुल्क राज आनंद जी, आर.के. नारायण जी और राजा राव जी। अभी वीडियो के लास्ट तक आप देखिएगा। वीडियो के लास्ट में आपको इंडो एंग्लियन का मतलब क्या हुआ इसको मैं समझाने का प्रयत्न करूंगा।
आपने कहीं कहीं लिखा देखा होगा एंग्लो इंडियन और कहीं कहीं लिखा देखा होगा इंडो एंग्लियन। तो दोनों में डिफरेंस क्या होता है आज के इस वीडियो के अंत में मैं आपको वो भी बताऊंगा, तो लास्ट तक मेरा वीडियो आप जरूर देखें। 4 नंबर पर है ही स्टडीड एट खालसा कॉलेज अमृतसर। अगर हम बात करें अध्ययन की तो हमारे मुल्कराज आनंद जी ने अध्ययन जो किया था वो खालसा कॉलेज अमृतसर से इन्होंने अपनी पढ़ाई की शुरुआत की। उसके बाद फ्रॉम कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी ही ग्रेजुएटेड विद पीएचडी इन 1929। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से इन्होंने ग्रेजुएशन किया, फिर पीएचडी किया। और कब किया पीएचडी? 1929 में इन्होंने अपना पीएचडी किया कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से। नेक्स्ट पॉइंट है हिज फादर्स नेम वॉज लालचंद। इनके पिता का नाम लालचंद था एंड हिज मदर वॉज ईश्वर कौर, और इनकी माँ का नाम था ईश्वर कौर। ठीक, तो इनके पिता का नाम था लालचंद और इनकी माँ का नाम था ईश्वर कौर। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है आनंद मैरिड इंग्लिश एक्ट्रेस एंड कम्युनिस्ट कैथलीन बेन गेल्डर इन 1938। अगर हम आनंद जी के विवाह की बात करें तो आनंद जी ने विवाह जो था वह एक इंग्लिश एक्ट्रेस और कम्युनिस्ट जिनका नाम था कैथलीन बेन गेल्डर उनके साथ किया था 1938 में। ठीक, लेकिन ये विवाह जो था वो ज़्यादा लंबा नहीं चला। दे हैड ए डॉटर, इनकी एक पुत्री भी थी जिसका नाम सुशीला इन्होंने रखा बिफोर डाइवोर्सिंग इन 1948। और 1948 में ये दोनों ने आपस में डाइवोर्स ले लिया और अलग हो गए। तो अगर हम मुल्कराज आनंद जी की बात करें तो मुल्कराज आनंद जी का पहला विवाह इंग्लिश एक्ट्रेस और कम्युनिस्ट कैथलीन बेन गेल्डर से हुआ था 1938 में। उनकी एक डॉटर भी थी जिसका नाम था सुशीला और दोनों ने डाइवोर्स लिया 1948 में। उसके बाद ही मैरिड सेकेंड टाइम विद सिरीन बेजिफ्तार। उसके बाद उसके बाद दूसरा विवाह मुल्कराज आनंद जी ने किया और इनकी दूसरी वाइफ का नाम है सिरीन बजिफ्तार। ठीक, उसके बाद आगे जब हम बढ़ते हैं 9 पॉइंट आनंद हु वाज एसोसिएटेड विद कम्युनिज्म यूज्ड हिज नोबेल टू मेक ब्रॉड अटैक्स ऑन वेरियस इविल्स ऑफ इंडिया सोशल स्ट्रक्चर एंड ऑन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। आनंद जी की अगर हम बात करें तो आनंद जी कम्युनिज्म से जुड़े हुए थे, कम्युनिस्ट थे, और इसलिए इनकी जो नॉवेल्स हैं उन नॉवेल्स में हमें ब्रॉड अटैक, विस्तारित रूप से अटैक देखने को मिलता है भारतीय सोशल स्ट्रक्चर में जो अलग अलग इविल्स हैं, बुराइयां हैं, और साथ ही साथ उस समय जो ब्रिटिश रूल चल रहा था, ब्रिटिश शासन चल रहा था भारत पर, उसके खिलाफ इन्होंने प्रमुख हथियार के रूप में अपनी नॉवेल्स का प्रयोग किया है। तो आप ध्यान रखिएगा मुल्कराज आनंद जी ने अपनी नॉवेल्स का प्रयोग 2 तरीके से किया। पहला, जो भारतीय समाज में जो इविल्स थी, बुराइयां थीं, उनके खिलाफ इन्होंने अपने नॉवेल्स में लिखा, और जो ब्रिटिश शासन चल रहा था भारत में उसके खिलाफ भी इन्होंने अपनी नॉवेल्स में लिखा। उसके बाद 10 नंबर पर है आनंद इज कॉल्ड इंडिया चार्ल्स डिकेंस। आनंद साहब को भारत का चार्ल्स डिकेंस भी कहा जाता है। आनंद साहब को भारत का चार्ल्स डिकेंस भी कहा जाता है। चार्ल्स डिकेंस के हमने सबने पढ़ा है। चार्ल्स डिकेंस बहुत ही बड़े नॉवलिस्ट रहे हैं अपने इंग्लिश लिटरेचर के। तो चार्ल्स डिकेंस से इनकी तुलना की जाती है, और मैं आपको बता दे रहा हूँ यहीं चार्ल्स डिकेंस से इनकी तुलना इनके नॉवेल अनटचेबल जो इन्होंने लिखा, इनका पहला फर्स्ट पब्लिश नॉवेल है, उसी के कारण इनको चार्ल्स डिकेंस कहा जाता है भारत का। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है आनंद इज ए सैटायरिक नॉवलिस्ट। अगर हम आनंद साहब की बात करें तो आनंद साहब एक सैटायरिक नॉवलिस्ट थे, एक व्यंग्यात्मक नॉवलिस्ट थे। ही पासेस सैटायर्स ऑन सोशल इविल्स, और भैया ये सैटायर्स करते थे सामाजिक बुराइयों पर, अन्याय पर, इनजस्टिस पर, टू द वीकर सेक्शन। जो समाज का वीकर सेक्शन था, कमज़ोर तबके के लोग थे, चाहे वो आर्थिक रूप से कमज़ोर हों और चाहे वह कास्ट सिस्टम के आधार पर आप उनको वीकर सेक्शन कह सकते हैं, तो उनकी जो दशा थी, उनके साथ जो अन्याय होता था, तो अपनी नॉवेल्स के माध्यम से वह उस अन्याय के खिलाफ व्यंग करते थे, लिखा करते थे। नेक्स्ट पॉइंट है आपका 12 नंबर मुल्कराज आनंद डाइड इन पुणे
ऑन 28 सितंबर 2004 एट द एज ऑफ 98। मुल्कराज आनंद जी का निधन जो है वह 28 सितंबर 2004 को 98 वर्ष की उम्र में पुणे महाराष्ट्र में हुआ। ठीक, मुल्कराज आनंद जी का निधन 28 सितंबर 2004 को 98 वर्ष की उम्र में पुणे में हुआ। अब हम लोग अब लिटरेरी कंट्रीब्यूशन की हम जब बात करते हैं आनंद जी के कि उन्होंने क्या साहित्यिक कंट्रीब्यूशन दिया, तो एक लंबी लिस्ट है, ज़रा देखते हैं हम लोग इस लंबी लिस्ट पर चर्चा करते हैं भाई। पहला, हिज फर्स्ट नॉवेल अनटचेबल पब्लिश्ड इन 1935 इज ए चिलिंग एक्सपोज ऑफ द लाइव्स ऑफ इंडियाज अनटचेबल कास्ट। अगर हम बात करते हैं तो आनंद जी का पहला पब्लिश्ड नॉवेल है जिसका नाम है अनटचेबल, जिसका पब्लिकेशन 1935 में हुआ। और इस नॉवेल के माध्यम से आनंद जी ने जो अनटचेबल कास्ट है भारत में, अगर इंडियन हम कास्ट सिस्टम की बात करते हैं, हिंदू कास्ट सिस्टम की बात करते हैं, तो हिंदू कास्ट सिस्टम में जो अनटचेबल कास्ट है उसकी आप कह सकते हैं जो परेशानियां हैं, उनके जो कष्ट हैं, उनको अपनी नॉवेल में इस अनटचेबल में दर्शाया है। अनटचेबल नॉवेल जो है उसमें एक बंदे की कहानी दिखाई गई है, ठीक है ना। नाम एक यंग बॉय है 15-16 साल का, जो कि लाट साहब की तरह रहना चाहता है, उसके कुछ सपने हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसका जन्म जो है वह एक स्वीपर फैमिली में होता है। अब स्वीपर फैमिली में जन्म लेने के कारण उसके जीवन में क्या क्या कष्ट हैं और वो क्या क्या कष्टों को अपने एक दिन के, जो नॉवेल जो दिखाया गया है उसकी स्टोरी एक दिन की दिखाई गई है, लेकिन उस एक दिन की स्टोरी में वह क्या क्या कष्ट झेलता है। और ये कष्ट सिर्फ उस एक कैरेक्टर का नहीं है, ये कष्ट अगर हम बात करें तो बिफोर इंडिपेंडेंस जो अनटचेबल कास्ट थी भारत में, जो हिंदू सोसाइटी थी, जो हिंदू का कास्ट सिस्टम सोसाइटी का कास्ट सिस्टम है, उसमें जो अनटचेबल स्वीपर लोग थे या जो जिनको हम शेड्यूल कास्ट के अंतर्गत, शेड्यूल ट्राइब्स के अंतर्गत ले जाते हैं, उनकी जो स्थिति थी, दयनीय स्थिति थी, उसको दर्शाने का कार्य किया है मुल्कराज आनंद जी ने। यहाँ एक और बात मैंने आगे लिखी है, द इंट्रोडक्शन ऑफ दिस नॉवेल वॉज रिटन बाई E.M. फॉरेस्टर। और इस नॉवेल अनटचेबल का इंट्रोडक्शन लिखा था E.M. फॉरेस्टर साहब ने। और विशेष ध्यान रखिएगा, एक क्वेश्चन PGT में ये पूछा जा चुका है, हु रोट द इंट्रोडक्शन ऑफ द नॉवेल अनटचेबल। तो नाम याद रखिएगा E.M. फॉरेस्टर। उसके बाद देखिए अगला नॉवेल इनका आया कुली 1936 में। उसके बाद तीसरा नॉवेल आया टू लीव्स एंड ए बड 1937 में। उसके बाद नेक्स्ट नॉवेल इनका आया द ब्लेज 1939 में। उसके बाद फिफ्थ नॉवेल इनका आता है अक्रॉस द ब्लैक वाटर्स, अक्रॉस द ब्लैक वाटर्स, ये आया 1939 में। उसके बाद एक और नॉवेल इनका आया द सोर्ड एंड द सिकल 1942 में। नॉवेल का नाम क्या है? द सोर्ड एंड द सिकल 1942। उसके बाद नेक्स्ट नॉवेल आया 7 नंबर पर द बिग हर्ट 1945 में, द बिग हर्ट 1949 में। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लिख लीजिए ये नॉवेल्स के नाम, इन्हीं में से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। नेक्स्ट अगला इनका एक नॉवेल आया द लॉस्ट चाइल्ड 1934। उसके बाद एक और नॉवेल आया 7 समर्स ए मेमोयर 1951। उसके बाद अगला आया द प्राइवेट लाइफ ऑफ एन इंडियन प्रिंस, द प्राइवेट लाइफ ऑफ एन इंडियन प्रिंस 1953। उसके बाद अगला नॉवेल आया द ओल्ड वुमेन एंड द काउ, द ओल्ड वुमेन एंड द काउ 1960 में। उसका बाद एक और महत्वपूर्ण नॉवेल आया इनका द रोड 1961 में। नॉवेल का नाम क्या है? द रोड, जो आया 1961 में। उसका 13 नंबर पर इनका नॉवेल आया द डेथ ऑफ ए हीरो 1964 में। तो ये 13 नॉवेल जो हैं ये आप कह सकते हैं ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट नॉवेल्स हैं, मुल्कराज आनंद जी के मोस्ट फेमस नॉवेल्स हैं। इन नॉवेल्स के बारे में आप लोग लिख लीजिए, इनका पब्लिकेशन ध्यान कर लीजिए और नॉवेल्स के नाम याद कर लीजिए, इनमें से क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है। उसके बाद आता है साहब शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन। इनका क्या आता है? शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन, क्योंकि ये नॉवलिस्ट थे और शॉर्ट स्टोरी राइटर भी थे। तो पहला इनका
हम सब ने पढ़ा है 12th में यूपी बोर्ड में, जिसने भी 12th यूपी बोर्ड से किया है उसने पढ़ा है द लॉस्ट चाइल्ड। ठीक, शॉर्ट स्टोरी की बुक चला करती थी, उसमें द लॉस्ट चाइल्ड एक चला करता था, मुल्कराज आनंद जी का एक स्टोरी। तो द लॉस्ट चाइल्ड एंड अदर स्टोरीज़ पब्लिश हुई हैं 1934 में। उसके बाद दूसरे नंबर पर द बार्बर्स ट्रेड यूनियन एंड अदर स्टोरीज़, द बार्बर्स ट्रेड यूनियन एंड अदर स्टोरीज़ 1944। उसके बाद द ट्रैक्टर एंड द कॉर्न गॉडेस एंड अदर स्टोरीज़, द ट्रैक्टर एंड द कॉर्न गॉडेस एंड अदर स्टोरीज़ 1947 में। उसके बाद रेफ्लेक्शंस ऑन द गोल्डन बेड एंड अदर स्टोरीज़, रेफ्लेक्शंस ऑन द गोल्डन बेड एंड अदर स्टोरीज़ 1953 में। उसके बाद द पावर ऑफ डार्कनेस एंड अदर स्टोरीज़, द पावर ऑफ डार्कनेस एंड अदर स्टोरीज़, इसका पब्लिकेशन होता है 1959 में। उसके बाद लाजवंती एंड अदर स्टोरीज़, क्या नाम है, लाजवंती एंड अदर स्टोरीज़ 1966 में। उसके बाद भैया नेक्स्ट आया बिटवीन टीयर्स एंड लाफर्स, बिटवीन टीयर्स एंड लाफर्स, ये आया 1973 में ये स्टोरी कलेक्शन। उसके बाद इंडियन फेयरी टेल्स, ये इनका कलेक्शन 1946 में आ गया था। उसके बाद मोर इंडियन फेयरी टेल्स, ये आया 1961 में। तो इंडियन फेयरी टेल्स खाली पूछा जाए तो 1946 में, और मोर इंडियन फेयरी टेल्स पूछा जाए तो 1961 में। इसके बाद कुछ और भी नोटेबल वर्क्स हैं इनके साहब, जैसे कि पहला लिखा है द गोल्डन ब्रीथ, द गोल्डन ब्रीथ स्टडीज़ इन 5 पोइट्स ऑफ द न्यू इंडिया, इसका पब्लिकेशन होता है 1933 में। वर्क का नाम क्या है बुक का, द गोल्डन ब्रीथ स्टडीज़ इन 5 पोइट्स ऑफ द न्यू इंडिया 1933। उसके बाद दूसरा वर्क है इंट्रोडक्शन टू इंडिया आर्ट, इंट्रोडक्शन टू इंडिया आर्ट, इसका पब्लिकेशन होता है 1956 में। उसके बाद काम काला, ये आया 1958 में, ये बुक आई। उसके बाद फोर्थ है होमेज टू खजुराहो, होमेज टू खजुराहो, और ये को ऑथर, इन्होंने अकेले नहीं लिखी है बल्कि को ऑथर्ड विद स्टेला क्रैमरिस, एक और राइटर इनके साथ हैं स्टेला क्रैमरिस और मुल्कराज आनंद जी, इन दोनों ने मिलकर इस वर्क को लिखा है। उसके बाद आगे जब हम बढ़ते हैं, इनकी कुछ ऑटोबायोग्राफिकल वर्क्स हैं, ऑटोबायोग्राफीज़। तो भैया देखिए पहली है 7 समर्स, जिसका पब्लिकेशन होता है 1951 में। क्या नाम है, 7 समर्स, पब्लिकेशन कब है, 1951। उसके बाद दूसरी है मॉर्निंग फेस, मॉर्निंग फेस 1971। और मैं आपको बता दूं मॉर्निंग फेस के लिए इन्हें साहित्य अकेडमी अवार्ड भी दिया गया था। मॉर्निंग फेस जो कि इनकी ऑटोबायोग्राफिकल वर्क है, इसके लिए इन्हें साहित्य अकेडमी अवार्ड भी मिला था। उसके बाद थर्ड नंबर पर आता है कन्वर्सेशन इन ब्लूम्सबरी, कन्वर्सेशन इन ब्लूम्सबरी, इसका जो पब्लिकेशन है वो हुआ है 1981 में। और लास्ट इनका ऑटोबायोग्राफिकल वर्क है पिलपिली साहब, क्या नाम है, पिलपिली साहब, और इसका पब्लिकेशन होता है 1985 में। वर्क का नाम क्या है, पिलपिली साहब, और पब्लिकेशन है 1985 में। अब भैया अवार्ड्स की भी बात कर लेते हैं, नोटेबल अवार्ड्स। पहला इंटरनेशनल पीस प्राइज, सबसे पहला इन्हें अवार्ड मिला। जो नोटेबल अवार्ड्स, अवार्ड तो बहुत मिले हैं लेकिन नोटेबल अवार्ड्स जिनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसी की हम चर्चा करेंगे। तो इंटरनेशनल पीस प्राइज इन्हें मिला 1953 में, पद्म भूषण मिला 1968 में, और साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला 1971 में। तो नाम ध्यान कर लीजिए, इंटरनेशनल पीस प्राइज 1953, पद्म भूषण 1968 और साहित्य अकेडमी अवार्ड 1971। उसके बाद सम अदर फैक्ट्स, कुछ अन्य फैक्ट्स की बात करते हैं। पहला, ही फाउंडेड ए लिटरेरी मैगजीन मार्ग, ध्यान रखिएगा इसमें से क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है, विच इंडियन राइटर फाउंडेड ए लिटरेरी मैगजीन मार्ग, तो आपको आंसर देना है मुल्कराज आनंद। तो मुल्कराज आनंद जी ने एक लिटरेरी मैगजीन जो है उसको फाउंड किया और नाम है उसका मार्ग। उसके बाद सेकंड है, ड्यूरिंग द 1970s, 1970 के दशक में ही वर्क विद द इंटरनेशनल प्रोग्रेस ऑर्गेनाइजेशन, इन्होंने
एक संस्था है जिसका नाम है इंटरनेशनल प्रोग्रेस ऑर्गेनाइजेशन, जिसको IPO के नाम से जाना जाता है, उस पर काम किया है ऑन द इश्यू ऑफ कल्चरल सेल्फ अवेयरनेस अमंग नेशन। और इसका उद्देश्य था जो नेशंस हैं उनके बीच कल्चरल अवेयरनेस लाना, जो नेशंस थे उनके बीच कल्चरल अवेयरनेस लाना, ये IPO का प्रमुख कार्य था। तो इसमें इन्होंने कार्य किया है 1970 के दशक में। आनंद जी गांधी जी से बहुत अधिक प्रभावित थे। अगर मैं बात करूं इनके नॉवेल अनटचेबल की, तो अनटचेबल की रचना भी मुल्कराज आनंद जी ने गांधी जी से प्रभावित होकर की है। और आपको मैं बता दूं, मुल्कराज आनंद जी गांधी जी के साबरमती आश्रम में भी इन्होंने काफ़ी समय स्पेंड किया है, काफ़ी समय बिताया है। और अगर हम बात करें जो जाति प्रथा के खिलाफ थे हमारे गांधी जी, उन्हीं को ध्यान में रखते हुए अनटचेबल नॉवेल मुल्कराज आनंद जी ने लिखा है। ठीक है ना साहब। तो लास्ट इनका है पॉइंट, आनंद डिलीवर्ड ए सीरीज ऑफ लेक्चर्स ऑन महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू एंड RN टैगोर। अगर हम बात करें आनंद जी की, तो आनंद जी ने एक सीरीज लेक्चर्स की दी महात्मा गांधी जी को लेकर, जवाहरलाल नेहरू जी को लेकर और रविन्द्रनाथ टैगोर जी को लेकर। ठीक है ना। अब जैसा कि अभी मैंने, और अगला 4th पॉइंट है जो इनके और इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं उनमें, ही वॉज ए फाउंडिंग मेंबर ऑफ द प्रोग्रेसिव राइटर्स एसोसिएशन। भैया एक प्रोग्रेसिव राइटर्स एसोसिएशन बनी इंडिया में, PWA के नाम से इसको जाना जाता है। एंड ही हेल्प्ड ड्राफ्टिंग द मैनिफेस्टो ऑफ द एसोसिएशन। तो भैया एक एसोसिएशन बनाई गई थी, प्रोग्रेसिव राइटर्स एसोसिएशन, इसके ये फाउंडिंग मेंबर भी थे और इन्होंने इस एसोसिएशन के मैनिफेस्टो को बनाने में भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। तो ये तो प्रमुख वर्क हो गए, आपके प्रमुख फैक्ट्स हो गए, अचीवमेंट्स हो गए मुल्कराज आनंद जी के। वैसे तो अगर मैं बात करूं तो ये ऐसे राइटर हैं जिनके लिए एक वीडियो, 2 वीडियो बहुत, आप कह सकते हैं सूरज को दीपक दिखाने के समान है। लेकिन फिर भी मैं अपनी तरफ से कोशिश कर रहा हूं कि आपको जो मैक्सिमम दे सकता हूं वो मैं देने का प्रयत्न करूं, और मैं करने के पूरी ईमानदारी के साथ प्रयास कर रहा हूं। आजकल इतना बुरा माहौल चल रहा है, हम में से ऐसा कोई नहीं है जिसने कि इस महामारी के दौरान अपना कोई साथी, रिलेटिव या मिलने वाला, पड़ोसी जिसने ना खोया हो, और अभी ना जाने और कितने बुरे दिन हमें देखने हैं। ईश्वर से यही प्रार्थना है कि ईश्वर सबको जल्दी सही करे और हम लोगों को इतनी शक्ति दे कि हम इस महामारी का सामना अच्छे ढंग से कर पाएँ और ईश्वर हमारे ऊपर अपनी कृपा बनाए रखे। अब यहाँ मैं एक बात और मैंने जो आपको बताई थी वो और करना चाहूँगा। मैंने कहा था कि अभी आपसे कि हम लोगों ने कई बार एंग्लो इंडियन और इंडो एंग्लियन शब्द लिखा हुआ देखा है। मुझे आया दिमाग में तो मैंने कहा आज आपको ये क्लियर कर दूं। कई बार ऐसा होता है हम लोग बहुत ज़्यादा नॉलेज ले लेते हैं और छोटी छोटी चीज़ें हम लोग ध्यान नहीं देते। तो एंग्लो इंडियन अगर लिखा हो तो उसका क्या अर्थ होता है, और इंडो एंग्लियन लिखा हो तो उसका क्या अर्थ होता है, ज़रा एक बार में समझ लीजिए। जैसे पहले मैंने हेडिंग डाली है एंग्लो इंडियन, तो एंग्लो इंडियन का मतलब क्या होता है? When something written in English about the British living in India, it is a part of Anglo-Indian literature। यानी कि जब कभी भी कोई भी साहित्य अंग्रेजी भाषा में लिखा हो, लेकिन अंग्रेजी भाषा का लिखा हुआ साहित्य वह ब्रिटिश लोगों के बारे में लिखा हो जो कि भारत में रह रहे हों। अंग्रेजी भाषा का लिखा हुआ कोई भी साहित्य ऐसे ब्रिटिश नागरिकों के बारे में लिखा गया हो जो कि भारत में रह रहे हों, तो उसको हम एंग्लो इंडियन लिटरेचर कहते हैं। फिर से सुन लीजिए बात, ऐसा कोई भी साहित्य जो कि भारत में रह रहे ब्रिटिश नागरिकों के बारे में लिखा गया हो उसको एंग्लो इंडियन लिटरेचर कहते हैं। अंग्रेजी भाषा में लिखा हो लेकिन ब्रिटिश नागरिकों के लिए लिखा हो जो कि भारत में रह रहे हों, तो उसको हम एंग्लो इंडियन कहते हैं। अब दूसरा समझ लीजिए इंडो एंग्लियन क्या होता है। When something is written in English about the Indian living in India, यानी कि जब कभी भी कोई भी राइटर किसी भी साहित्य को अंग्रेजी भाषा में लिखता है और वह उसका साहित्य का विषय
उन वे भारतीय होते हैं जो कि भारत में रहते हैं, तो इसको हम इंडो एंग्लियन कहते हैं। इंडो एंग्लियन कहते हैं, इंडो एंग्लियन लिटरेचर कहते हैं। तो फिर से समझ लीजिए, जब कभी भी कोई भी लेखक अपने साहित्य को अंग्रेजी भाषा में लिखता है, अंग्रेजी भाषा में लिखने के बाद उन भारतीयों के बारे में लिखता है जो कि भारत में रहते हैं, तब इस साहित्य को इंडो एंग्लियन कहा जाता है। तो ये विशेष डिफरेंस होता है इंडो एंग्लियन और एंग्लो इंडियन में। ठीक, आई होप अब आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो आज का वीडियो मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपको पसंद आया होगा, और यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर अवश्य करें। और यदि अब तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गुड नाइट, स्वीट ड्रीम।